हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नी बर्साइटिस। बर्सा हमारे बॉडी में एक कुशन की तरह काम करती है। हमारे बॉडी में जो बर्सा है वो एक कुशन की तरह हमारे बॉडी में काम करती है, जो कि हमारे जॉइंट्स के पास रहती है। यानी कि ऐसी कोई भी दो सरफेस जिसके बीच में घर्षण हो रहा है, उस घर्षण को कम करने के लिए वहां पे बर्सा प्रेजेंट रहती है। जैसे कि किसी बोनी प्रोमिनेंस एरिया जो है, जैसे कि हमारा घुटना, कोहनी, ये बोनी प्रोमिनेंस एरिया है। यहाँ पे स्किन और बोन के बीच में ये बर्सा प्रेजेंट रहती है, जो कि इनके आपस के बीच में जो घर्षण हो रहा है उसको कम करती है। और इस बर्सा के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन से निकलता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई रहती है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन से साइनोवियल फ्लूइड निकलता है, जो कि कलेक्ट होता है इस बर्सा में। और इसी कारण से, क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत विस्कस होता है, बहुत लचीला होता है, तो इस कारण से वो आसानी से कुशन की तरह सर्विस देता है किसी भी दो सरफेस के बीच में, ताकि उनमें घर्षण ना हो। हमारे नी में 14 बर्सा होती हैं, ठीक है। सुप्रा पटेलर, प्री पटेलर बर्सा, इंट्रा पटेलर बर्सा, सुप्रा पटेलर बर्सा, पेस एंड सेराइन बर्सा, और भी बहुत सारी बर्सा इसमें प्रेजेंट है। 14 प्रकार की बर्सा हमारे घुटने के जोड़ में प्रेजेंट होती है। इनका काम यही होता है कि ये घर्षण कम करवाएं, दो सरफेस के बीच में कुशन की तरह काम करे, घर्षण कम करवाएं और शॉक को एब्जॉर्ब करें। जो भी शॉक, बॉडी में कोई फोर्स लग रहा है, कोई शॉक लग रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी बर्सा का होता है। तो आज हम नी बर्साइटिस में जानेंगे कि जब बर्सा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, चोट लगने के कारण, बार बार मूवमेंट होने के कारण, या फिर बहुत जोरों से कहीं हम गिर गए हैं, या एक पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहे हैं, तो इस कारण से बर्सा में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन बनने लगती है। तो जब बर्सा के अंदर इस तरीके की कंडीशन डेवलप हो जाती है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, तब हमारी बर्सा में बर्साइटिस होता है, जिसे हम नी बर्साइटिस कहते हैं। अलग अलग प्रकार की बर्सा में अलग अलग प्रकार का बर्साइटिस होता है और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि सुप्रा पटेलर बर्सा में सुप्रा पटेलर बर्साइटिस होता है, जिसे हाउस मेड नी भी कहते हैं। इंफ्रा पटेलर बर्सा में इंफ्रा पटेलर बर्साइटिस होता है, जिसे रनर्स नी या स्विमर्स नी कहते हैं। तो सबके अलग अलग नाम हैं, उनकी कंडीशन के ऊपर और उनके होने के कारणों के ऊपर। तो नी बर्साइटिस में आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से नी बर्साइटिस
होता है, किस तरीके के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं और किस तरीके के रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं और क्या क्या इसके डायग्नोसिस करने के तरीके हैं और किस तरीके से इसका हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आज हम नी बर्साइटिस में देखेंगे। तो हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन किन कारणों से नी बर्साइटिस होता है। तो नी बर्साइटिस होने के कारण में सबसे पहला कारण है कि रिपीटेटिव इरिटेशन हो बरसा में, यानी कि बार बार कोई एक ही मूवमेंट बना रहे किसी बरसा में, तो उसमें इरिटेशन पैदा हो जाता है। अगर बार बार एक ही पोजीशन में कोई काम कर रहा है, एक ही पोजीशन में कोई बैठा हुआ है, तो उस तरीके के रिपीटेटिव इरिटेशन बनने लगते हैं बरसा में, जिस कारण से बर्साइटिस होता है। तो नी बर्साइटिस होने का प्रमुख कारण होता है कि बार बार मिनी ट्रॉमा होता रहे बरसा में। मिनी ट्रॉमा यानी कि बार बार कोई हम एक ही पोजीशन में बैठे रहें, ठीक है, या बार बार हम उसमें हल्का सा आपको ट्रॉमा लगता रहे। तो कोई भी चीज अगर घुटने में बार बार रिपीटेट हो रही है और वो हमारी बरसा को इरिटेट कर रही है, तो नी बर्साइटिस होने का कारण बनता है। तो मिनी ट्रॉमा जैसे कि कोई बार बार घुटनों के बल बैठा हो हार्ड सरफेस पे, कठोर सरफेस पे अगर कोई बार बार घुटनों के बल बैठता है या फिर घुटनों के बल बैठता है, तो उसके आगे की तरफ के घुटनों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जहाँ हमारी प्री पटेलर बर्सा प्रेजेंट रहती है, आगे की तरफ पटेला के पास हमारी प्री पटेलर बर्सा जस्ट सामने रहती है पटेला के ऊपर। तो बार बार कोई रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है, यानी कि घुटनों के पर कोई बार बार बैठ रहा है हार्ड सरफेस पे, तो भी उसको मिनी ट्रॉमा होता है बरसा में। या फिर बार बार घुटनों के बल बैठ रहा है कोई, तो उसके घुटने में सामने की तरफ प्रेशर भी पड़ रहा है, क्योंकि हार्ड सरफेस है, शॉक को अब्सॉर्ब नहीं करती है। घर्षण बहुत आसानी से होता है कठोर सरफेसेस में। तो इस तरीके की अगर कंडीशन बन रही है, तो वहां पे प्री पटेलर वर्सा में बर्साइटिस हो जाता है। और इन्हीं कारणों से मिनी ट्रॉमा के बार बार रिपीटेशन के होने के कारण से नी बर्साइटिस होता है। अब ये जो मिनी ट्रॉमा होते हैं, ये मिनी ट्रॉमा इरिटेट करते हैं हमारे बरसा की डेलिकेट लाइन को। काफी पतली सी होती है हमारी बरसा, यानी कि 2 mm का, कुछ मिलीमीटर का उसका डायमीटर होता है और 4 सेंटीमीटर को चौड़ी होती है। तो उसकी लाइनिंग भी बहुत डेलिकेट होती है। तो अगर बार बार उस लाइनिंग में इरिटेशन होता रहेगा, बार बार मिनी ट्रॉमा होता रहेगा उस पे, तो इसके कारण इन्फ्लामेशन की कंडीशन बन जाएगी और इस कारण से बर्साइटिस होगा। और जब बर्सल लाइनिंग में बार बार से इरिटेशन हो रहा है, बार बार से इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो क्या होगा, जो हमारी बरसा है उसमें से बहुत ज्यादा साइनेबल फ्लूइड बाहर निकलने लगेगा।
जब कभी भी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है कि इरिटेशन होने लग जाए बरसा में, तो क्या होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो और ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। इस कारण से बार बार इरिटेशन के कारण से और बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होने के कारण से जो हमारी बरसा की थैली होती है उसमें सूजन आ जाती है, और फिर बरसा के जो सिम्टम्स होते हैं धीरे धीरे वो देखने को मिलने लगते हैं। इस तरीके से देखिए, नीलिंग की पोजीशन होती है कि अगर बार बार कोई घुटनों के बल बैठता है, बार बार कोई रिपीटेड घुटनों के बल बैठ रहा है, तो इस तरीके से नीलिंग की पोजीशन में बर्साइटिस होने की कंडीशन डेवलप्ड होती है। तो जैसे कारपेंटर फिटर्स होते हैं, उन्हें काफी टाइम तक बैठ के काम करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे घुटनों के बल बैठ के कभी कभार क्या होता है, हथौड़ी या कुछ उनके घुटनों पे भी लग जाए तो एक मिनी ट्रॉमा भी हो जाता है। एकदम से किक लग जाए किसी भारी सरफेस पे तो मिनी ट्रॉमा हो जाता है। तो इन कारणों से भी कि कारपेंटर फिटर्स घुटनों के बल बैठे हुए हैं, हाउसमेट्स जो है वो घुटनों के बल बैठ के पोछा लगा रहे हैं, तो ये सब कारण जो है, इन कारणों से भी हमारा बर्साइटिस की कंडीशन बनती है। और ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा देर तक घुटनों के बल बैठे रहते हैं, या फिर जिनका काम ही ऐसा होता है कि उन्हें काफी देर तक घुटनों के बल बैठना रहता है, जैसे कि कारपेट इंस्टॉलर्स होते हैं, जो कारपेट लगाते हैं घरों में, वो हो गए, जो छत बनाते हैं वो हो गए, घर में साफ सफाई करने वाले हो गए, और जो क्लर्जी होते हैं वो लोग हो गए, यानी कि पादरी जो होते हैं, क्लर्जी, वो भी घुटनों के बल काफी देर तक लंबे समय तक बैठे रहते हैं, वो हो गए। तो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप हो जाता है बर्साइटिस। तो जिनका काम ही ऐसा है कि उन्हें लंबे समय तक घुटनों के बल बैठना रहता है, उनमें बहुत जल्दी डेवलप्ड हो जाता है हमारा बर्साइटिस की कंडीशन। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा ही फोर्सफुल
एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा ही, जॉगिंग जिनमें बहुत ज्यादा है, पावर लिफ्टिंग बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों में भी बर्साइटिस बहुत जल्दी होता है। जैसे कि जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव जॉगिंग कर रहे हैं, काफी लंबे समय तक उनके घुटनों में फोर्स पड़ रहा है, जॉगिंग करते हैं, उनमें बर्साइटिस की कंडीशन बहुत जल्दी डेवलप होती है। या फिर ऐसे लोग जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, उनमें खड़े होने के लिए घुटनों पे बहुत जोर का फोर्स लगा के उन्हें वेट उठा के खड़े होना पड़ता है। जो वेट गेनर होते हैं या जो जिमर होते हैं, इनमें खासकर ये देखने को मिलता है कि उनमें बर्साइटिस की कंडीशन बहुत जल्दी डेवलप होती है। तो उसका रीजन यही है कि वेट लेके एकदम से जब स्टैंड होते हैं तो घुटनों पे फोर्स जनरेट होता है। तो अगर ये बार बार रिपीटेशन होता रहेगा तो एक टाइम बाद हमारी जो बर्सा है वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाती प्रॉपरली। तो इस तरह की कंडीशनों के कारण ही बर्साइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। अगली कंडीशन आती है ट्रॉमा। अगर किसी कारण से हमारे पैर में ट्रॉमा हो जाए, घुटनों में चलते चलते अचानक से हम टकरा जाएं किसी चीज से बहुत फोर्सफुली, या एक्सीडेंट हो जाए तो एकदम से चोट लग जाए घुटनों में, तो ट्रॉमा होने के कारण से भी बर्साइटिस की कंडीशन बनती है। तो जो अक्यूट इंजरी होती है, जिसमें हमारा जो पटेला का बरसा है, प्री पटेलर बरसा, जो कि हमारे घुटने में सामने की तरफ प्रेजेंट है, तो अगर वो डैमेज हो जाता है किसी चोट लगने के कारण, बहुत तेज किसी चीज से हम टकरा जाएं, या बहुत तेजी से कोई घुटनों पे हमें मार दे, तो इन सब कारणों से भी बरसा में इंजरी हो जाती है, बरसा डैमेज हो जाती है, जिन कारणों से बर्साइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। जब इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है तो बरसा में क्या होता है, सूजन आ जाती है, उसमें ब्लड भर जाता है। जब ट्रॉमा होता है हमारी नींद में, तब चूंकि हमारी जो बरसा है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो सेमी परमिएबल है, ठीक है, झिल्ली नुमा है, तो उसमें जो फ्लूइड है वो आसानी से आ जा सकता है। और जितने आकार के उसके होल्स हैं जिससे वो आराम से आ जा सकते हैं फ्लूइड्स, उतने ही आकार के ही ब्लड और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो भी बरसा के अंदर आसानी से आते जाते रहते हैं। तो जब कभी भी चोट लगती है, ट्रॉमा होता है, तो जब हमारी बरसा सूज जाती है तब उसके अंदर ब्लड भरा रहता है, सैनिकुलर फ्लूइड भी भरा रहता है। कभी कभार ब्लड और सैनिकुलर फ्लूइड दोनों ही भर जाते हैं एक्स्ट्रा में और सूजन कर देते हैं। तो इस तरीके से ट्रॉमा के कारण सूजन आ जाती है बर्साइटिस होने पर। और साथ ही इंजरी होने के बाद जो डैमेज्ड हुआ है हमारा प्री पटेलर बरसा, उसके अंदर ब्लड भर जाता है। ब्लड भरने के कारण जो ब्लड है वो बरसा की लाइनिंग को इरिटेट करता है, जिस कारण से इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन की कंडीशन से बर्साइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। तो अगर प्री पटेलर बरसा में ट्रॉमा हो रहा है बार बार, तो वहां पे ब्लड भरने लगेगा, और ब्लड जो होगा वो वहां की लाइनिंग को, जो बरसा की लाइनिंग है, उसको इरिटेट करेगा, और जिस कारण से वहां पे इन्फ्लामेशन होगा और बर्साइटिस की कंडीशन डेवलप्ड होगी।
अब अगला कारण है कि अब ब्लड जो है जब प्री पटेलर बर्सा में भर गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो रीएब्सॉर्ब्ड होने लगा बॉडी में। जब वो रीएब्सॉर्ब होने लगा भरा हुआ ब्लड प्री पटेलर बर्सा का बॉडी में, तो उसने क्या किया, वहां की बर्सा की जो लाइनिंग थी वो वहीं पे रुक गया और ठहरा हुआ इन्फ्लामेशन उसने बना दिया। जब बर्सा की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन रुक जाए और रीएब्सॉर्ब ना हो पाए बॉडी में, तो वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में साइनोवियल फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में साइनोवियल फ्लूइड निकलने लगे, तो पूरा फ्लूइड बर्सा में भर जाता है, एक पस जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिस कारण से सूजन और अलग जो बाकी के और सिम्टम्स हैं बर्साइटिस के वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्री पटेलर बर्सा में डैमेज हुआ और उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन के कारण वो बर्सा की लाइनिंग में ही रुक गया, ब्लड ड्रेन नहीं हो पाया, ठीक है, बॉडी ने उसको रीएब्जॉर्ब अगर नहीं कर पाए, तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में साइनोवियल फ्लूइड निकलने लग जाएगा, जिस कारण से वहां सूजन और बर्साइटिस के और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब और भी ऐसी कंडीशन है जिसमें कारण होता है कि उन कारणों से बर्साइटिस हो। अब हम उनके बारे में देखते हैं कि ऐसी क्या क्या कंडीशन है जिनमें हमें बर्सा देखने को मिलता है। वैसे तो ये कंडीशन जो है ज्यादा कॉमन नहीं है, बट प्री पटेलर बर्सा में इन्फ्लामेशन होने के कारण बहुत सारे हैं। इनमें से है हमारा रिमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर गाउट। गाउट में बॉडी का जो यूरिक एसिड होता है वो बॉडी में जॉइंट्स में आके डिपॉजिट होने लगता है, जिस कारण से गाउट की कंडीशन बनती है। और गाउट होने के कारण से कभी कभार बर्साइटिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें हमारी बॉडी में HLB-B27 करके एक प्रोटीन होता है जो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन बनती है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के कारण बॉडी में बर्साइटिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। अब इन सब इंस्टेंस में जो ट्रीटमेंट होता है नी बर्साइटिस का, वो सब इन कंडीशनों को मद्देनजर देखते हुए ही किया जाता है कि किन कारणों से हुआ है बर्साइटिस, क्या रीजन है बर्साइटिस होने के। तो हमारी बर्साइटिस का ट्रीटमेंट भी उसके होने वाले कारणों पर ही डिपेंड करता है। अब अगला कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि सेप्टिक बर्साइटिस। नी बर्साइटिस होने का कारण सेप्टिक बर्साइटिस भी होता है, जिसे हम सेप्टिक बर्साइटिस कहते हैं। सेप्टिक एक तरीके का इन्फेक्शन की कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है।
सेप्टिक एक अर्थराइटिस है जिसमें इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जो कि हमारे खून में अगर कोई जर्म्स ट्रेवल करते हुए आ जाते हैं तो वो जॉइंट्स में आके इन्फेक्शन बनाने लगते हैं। तो उस कारण से भी हमारा बर्साइटिस होता है और ऐसे बर्साइटिस को हम सेप्टिक बर्साइटिस कहते हैं। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिनके कारण सेप्टिक बर्साइटिस होता है, जैसे कि डायबिटीज। बॉडी में अगर इंसुलिन लेवल जो होगा, ब्लड शुगर लेवल जो है, अगर वो कम ज्यादा रहता है तो ऐसे पेशेंट्स में भी सेप्टिक बर्साइटिस देखने को मिलता है। एल्कोहलिज्म, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में कोई अल्कोहल लेता हो तो उनको भी सेप्टिक बर्साइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसके बारे में अभी हमने बात करी कि बॉडी में HLB27 की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो जॉइंट्स में इंफेक्शन दिखने लगता है। तो ये सब कंडीशन जो होती है ये रिस्क बढ़ा देती हैं सेप्टिक बर्साइटिस होने की। कुछ ऐसी मेडिकेशन भी हैं जो सप्रेस करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। जो लोग ऐसी मेडिकेशन लेते हैं जिनसे उनका इम्यून सिस्टम एक्टिव कम हो, इस तरह की कोई मेडिकेशन लेते हैं तो उनको भी रिस्क होता है सेप्टिक बर्साइटिस की कंडीशन डेवलप्ड होने का। बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं सेप्टिक प्री पटेलर बर्साइटिस के लिए। बच्चों में ये प्रमुख रूप में देखने को मिलता है हमारा सेप्टिक प्री पटेलर बर्साइटिस। अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री हो या फिर पर्सनल हिस्ट्री है बरसा होने की, फैमिली हिस्ट्री तो ऐसे जितना अफेक्ट नहीं करती है, बट अगर किसी की पर्सनल हिस्ट्री में, मेडिकल हिस्ट्री में बर्साइटिस है, जिनको बार बार बरसा होती है, पहले भी कभी बरसा हुई हो, तो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बर्साइटिस के डेवलप्ड होने के। अब हमने अभी तक देखे बर्साइटिस होने के कारण, कि किन किन कारणों से हमारी बॉडी में बर्साइटिस होता है। अब हम बात करेंगे बर्साइटिस के लक्षणों के बारे में, कि जब बर्साइटिस हो जाता है तब शुरुआती दौर से लेके किस किस तरीके के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चले कि बर्साइटिस हुआ है हमें या नहीं। तो बर्साइटिस होने का जो सबसे कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है वो ये रहता है कि हमारे घुटनों में सूजन का आ जाना सबसे कॉमन। जैसे ही कभी भी चोट लगेगी बरसा में या बर्साइटिस होगा तो सबसे कॉमनली उस जगह पे सूजन आ जाएगी। तो जब नी में बर्साइटिस की कंडीशन बनेगी तो नी के कैप पे इस तरीके की सूजन देखने को मिलेगी। ये देखिए, इस तरीके से एक लंप जैसी सूजन उस पे हमें देखने को मिलेगी। जब बर्साइटिस ट्रॉमा के कारण होता है या इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे कि सेप्टिक बर्साइटिस,
तो जब भी कभी बर्साइटिस ट्रॉमा के कारण हो या इन्फेक्शन के कारण हो, तो जो सूजन होती है वो सबसे पहले देखने को मिलती है, और जो बाकी के और सिम्टम्स हैं वो भी धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। यानी कि सूजन सबसे पहले आएगी और बाकी के सिम्टम्स भी तुरंत आ जाएंगे जब नी में बर्साइटिस, नी में ट्रॉमा या इन्फेक्शन के कारण होगा। जब नी में बर्साइटिस मिनी ट्रॉमा के कारण होता है, जैसे कि बार बार नीलिंग रिपीटेशन, तो जो सिम्टम्स होंगे वो धीरे धीरे सामने आते हैं, कुछ दिनों में, कुछ वीक में, ऐसे धीरे धीरे करके वो सिम्टम्स सामने आते हैं। ठीक है, अगर इन्फेक्शन या ट्रॉमा के कारण हुआ तो बहुत जल्दी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और अगर ट्रॉमा के कारण, मिनी ट्रॉमा के कारण बर्साइटिस हुआ तो सिम्टम्स लेट देखने को मिलते हैं। तो जो कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं नी बर्साइटिस में, अब वो कौन कौन से हैं हम इस बारे में देखते हैं। तो कॉमन जो लक्षण देखने को मिलते हैं नी बर्साइटिस में, उसमें सबसे पहले है हमारा इन्फ्लाम्ड पटेलर बर्सा। ठीक है, पूरा रेडनेस दिखेगी वहां पे। ठीक है, एकदम इन्फ्लामेशन के जो जो साइन होते हैं, सूजन, इन रेडनेस, वार्मनेस, ये सब चीजें वहां पे दिखाई देंगे क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो जो कॉमन इन्फ्लामेशन के आइडियल लक्षण होते हैं, सूजन आना, दर्द होना, ये सब देखने को मिलेगा। ये जो सिम्टम्स होते हैं बर्साइटिस के, ये डिपेंड करते हैं माइल्ड से सीवियर तक। किसी किसी में माइल्ड सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, किसी में मॉडरेट, किसी में बहुत ज्यादा सीवियर। डिपेंड करता है किस तरीके की इंजरी हुई है और किस कारण से इंजरी हुई है। और अगर सेप्टिक बर्साइटिस के लक्षण दिख रहे हैं या सेप्टिक बर्साइटिस के कारण ही बर्साइटिस बना है, तो इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके के जो लक्षण होते हैं हमें बर्साइटिस में देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहला तो घुटनों में सामने की तरफ सूजन देखने को मिलेगी। जब कभी भी बरसा में इन्फ्लामेशन होगा तो उसमें बहुत सारा फ्लूइड या ब्लड भर जाएगा, जिस कारण से सूजन दिखाई देगी। और ये एकदम विजुअल रहती है, हम आंखों से आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन के ऊपर ही रहती है। जो बरसा है वो हमारी स्किन और बोन्स के बीच में ही है। तो जैसे ही उसमें इन्फ्लामेशन होता है, जैसे ही उसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन बनती है, वो जो सूजन आती है वो एकदम प्रोमिनेंस हो जाती है, वो हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए, सूजन अलग ही फूला हुआ हिस्सा देखने को मिलता है, एकदम सूजा हुआ घुटना देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ये प्रोग्रेशन में आती है कंडीशन, तो नी जॉइंट दो गुना बड़ा दिखाई देने लगता है। मतलब कभी कभार सूजन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नॉर्मल जो हमारा घुटना है उससे 2 गुना मोटा सूजन उसमें आ जाती है। और जो सूजा हुआ एरिया है वो एकदम स्क्वीज जैसा दिखाई देता है टच करने पर। जब आप उसको टच करेंगे, क्योंकि उसके अंदर
सिर्फ फ्लूइड भरा हुआ है, ब्लड और फ्लूइड, और उनकी प्रॉपर्टी पहले से ही है कि वो विस्कस हैं, लचीले हैं। तो जैसे ही आप उनको टच करेंगे तो उसमें स्क्वीज हो जाएगा, स्क्वीज एकदम से चपटे होके नॉर्मल इस तरीके के सूजन दिखाई हमको उसमें देगी। और जो हमारे घुटने की रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि पैर चलाने की जो क्षमता है, वो भी कम हो जाएगी। जब माइल्ड से मॉडरेट नी जॉइंट बर्साइटिस होता है, यानी कि इतना डिग्री 1 डिग्री 2 का अगर बर्साइटिस हो रहा है, तो उनमें कभी भी लिमिट नहीं होते हैं जॉइंट के मूवमेंट। पर अगर सीवियर रेंज का बर्साइटिस हुआ है, तब दिक्कत होती है घुटने को पूरा मोड़ने में और घुटने को पूरा सीधा करने में। माइल्ड से मॉडरेट रेंज में कोई दिक्कत नहीं होती, आप आसानी से अपना पैर मोड़ सकते हो, सीधा कर सकते हो। लेकिन जब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन बन जाती है, तब हमें घुटने को सीधा करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये देखिए, नॉर्मल जब माइल्ड से मॉडरेट रेंज का हमें बर्साइटिस होगा, तो हम आसानी से अपना घुटना मोड़ सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। पर जब सीवियर डिग्री का बर्साइटिस होता है, सीवियर रेंज का बर्साइटिस होता है, तब घुटने को मोड़ने में और सीधा करने में काफी दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस तरीके की चीजें हमें बर्साइटिस में देखने को मिलती है, इस तरीके के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं बर्साइटिस में। फिर अगले जो लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं, वो होते हैं टेंडरनेस और दर्द। जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती जाएगी हमारे नी बर्साइटिस की, जैसे जैसे और कंडीशन खराब होती जाएगी नी बर्साइटिस में, तो अब घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, जकड़न शुरू हो जाएगी। पर ये दर्द और जकड़न हमेशा वेरी करते हैं। कैसे? इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई अफेक्टेड घुटना है जिसमें बर्साइटिस हुआ है, उसमें आपको कभी कभार बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, बहुत अजीब सा महसूस होगा, कभी कभार बहुत एकी फील होगा, यानी कि एक बुझा हुआ सा दर्द पूरे टाइम बना हुआ है। इस तरीके की आपको फीलिंग होगी, बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा कभी कभार एक डल नेचर का एक बुझा हुआ सा दर्द बना हुआ रहेगा, भले चाहे आप रेस्ट पे हो या फिर आप टेंडर पे हो। ठीक है, या तो आप आराम कर रहे हो या कोई मूवमेंट कर रहे हो, तब भी आपको ये चीज फील होगी, एक अनकंफर्टेबल और एकी चीज उसमें आपको फील होगी। कभी कभार ऐसा होगा कि जब आप रेस्ट कर रहे होंगे, तब कोई पेन नहीं रहेगा, रेस्ट के टाइम पे आपको कभी दर्द नहीं होगा। बट जैसे ही आप टेंडर करेंगे, यानी कि जैसे ही आप नीलिंग करेंगे, तो आपको टेंडरनेस फील होगी। ठीक है, जैसे आप घुटना मोड़ेंगे, बैंड करेंगे, ठीक है, या दबाएंगे स्किन को, घुटने के ऊपर की स्किन को हाथों से दबाएंगे, घुटने के बल बैठेंगे या बैंड करेंगे, तब आपको दर्द होगा, तब आपको जकड़न महसूस होगी। और रेस्ट के टाइम पे कोई दर्द नहीं, कोई जकड़न नहीं, इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं।
तो टेंडरनेस और पेन हमेशा वेरी करते हैं। कभी कभार कोई सिम्टम्स नहीं होते दर्द और टेंडरनेस की, सिर्फ सूजन रहती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बरसा में सिर्फ सूजन आ जाती है, उसमें कोई दर्द नहीं रहता, उसमें कोई जकड़न भी नहीं रहती है। और जो सेंसेशन होते हैं टेंडरनेस के और पेन के, वो भी बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे बरसा सूजती जाती है समय के साथ साथ। जैसे जैसे उसकी सूजन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही टेंडरनेस के सेंसेशन बढ़ते जाएंगे, दर्द बढ़ता जाएगा। स्पेशली तब जब बरसा को कोई स्क्वीज करेगा, जैसे आपने कभी एक्सट्रीम बैंडिंग कर ली, फिर इसके बाद आपने पैर सीधा किया, तो एक तरीके से क्या हुआ, बरसा पे लोड डला और वो स्ट्रेट हो गई, तो स्क्वीज हो गई वो। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई दर्द नहीं, कोई टेंडरनेस, और कभी कभार ऐसा होता है कि सूजन बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे टेंडरनेस भी बढ़ती गई और दर्द भी बढ़ता गया, और जैसे ही आपने एक्टिविटी में लाए घुटना, वो और बढ़ता गया। तो इस तरीके की टेंडरनेस और पेन देखने को मिलते हैं, पर ये हमेशा पर्सन पे डिपेंड करते हैं कि इंसान की इम्यूनिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, और जॉइंट की हेल्थ कैसी है, और किन कारण से बरसा हुई है। हमेशा इन चीजों पे ही उसके लक्षण डिपेंड करते हैं। अब जो स्किन का कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। जो हमारा अफेक्टेड नी होता है उसके ऊपर की जो स्किन है वो एकदम लाल या पिंक, गुलाबी या लाल कलर की देखने को मिलती है, और उस पे हल्का सा गर्म भी महसूस होता है। कि जब आप एक घुटने से दूसरे घुटने में कंपेयर करेंगे तो एक घुटना आपको ठंडा लगेगा और दूसरा घुटना आपको गर्म महसूस होगा, तो उसमें गर्माहट भी महसूस होती है। वो एकदम गुलाबी या लाल जैसा दिखाई देगा और उस पे गर्माहट भी महसूस होगी। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो स्किन का टेम्परेचर होता है, जब कभी बरसा का इन्फेक्शन होता है या बरसा में इन्फ्लामेशन होता है, तो उस बरसा का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि उसमें काफी गर्माहट रहती है। 4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा सिर्फ एक ही बॉडी के एरिया का टेम्परेचर हो जाता है। इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं स्किन में और वार्मनेस में, इसका रीजन होता है कि ये सबसे ज्यादा सेप्टिक बर्साइटिस में देखने को मिलते हैं। तो स्किन चेंज, गरम ठंडा, इसमें बदलाव, ये चीजें अक्सर सेप्टिक बर्साइटिस के इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। फीवर और इलनेस। सेप्टिक बर्साइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीवर भी देखने को मिलेगा, ठंड लग के फीवर आएगा, थकान, अचानक से कमजोरी, ये सारे लक्षण सेप्टिक बर्साइटिस में देखने को मिलते हैं।
सेप्टिक बर्साइटिस जो होती है सीरियस कंडीशन होती है, इसके लिए हमेशा इमरजेंसी में मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है। तो अगर सेप्टिक बर्साइटिस के लक्षण दिखाई दे कि फीवर आ रहा है, ठंड लग रही है, थकान हो रही है, जनरल कमजोरी बनी हुई है, तो तुरंत इसका चेकअप करवाएं। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, किस तरीके के रिस्क फैक्टर हमें नी बर्साइटिस में देखने को मिलते हैं, जिन कारणों से नी बर्साइटिस की कंडीशन डेवलप्ड होती है। तो नी बर्साइटिस जो है बहुत ज्यादा कॉमन कंप्लेन है, पर इसके जो रिस्क होते हैं हमेशा डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का पेनफुल डिसऑर्डर इसको इंक्रीज कर रहा है, किस तरीके की कंडीशन इसको इंक्रीज करती है, उस पे ही इसके रिस्क फैक्टर के डेवलप्ड होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला इसका रिस्क फैक्टर है प्रोलॉन्ग्ड नीलिंग, लंबे समय तक घुटनों के बल बैठे रहना। जो लोग लंबे समय तक अपने घुटनों के बल बैठे रहते हैं, घुटनों पर प्रेशर डाल के बैठे रहते हैं, जैसे कारपेट लेयर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, माली हो गया, तो ये लोग लंबे समय तक अपने घुटनों के बल बैठ के काम करते हैं। तो ऐसे लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं नी बर्साइटिस होने के, जो काफी लंबे समय से अपने घुटनों के बल बैठे रहते हैं और काम करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है नी बर्साइटिस। स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें डायरेक्ट उस पे ब्लो हो नी पे, या फिर बार बार घुटनों के बल गिरना हो, या तो डायरेक्ट कोई बहुत तेजी से कोई चीज घुटने पे लग रही हो, या फिर घुटनों के बल कोई बार बार गिरता हो, जैसे कि रेसलिंग में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, इनमें बार बार घुटनों के बल गिरने को रहता है, बार बार घुटनों पे चोट लगती है। तो ये जो कंडीशन है ये भी चांसेस इंक्रीज करती है नी बर्साइटिस के होने की। जो दौड़ लगाते हैं, जो लोग जो रनर्स होते हैं, उनमें भी डेवलप्ड होता है दर्द और इन्फ्लामेशन, पर उनमें पेस एंसेराइन बर्सा में ये चीज बनती है। पेस एंसेराइन बर्सा जो हमारे नी जॉइंट में अंदर के साइड प्रेजेंट होती है, ये बर्सा पेस एंसेराइन बर्सा। तो जो जिनको हम रनर्स नी कहते हैं, उनमें पेस एंसेराइन बर्सा का ही इन्फ्लामेशन होता है रनर्स नी में। तो जो रनर्स होते हैं उनमें दर्द और इन्फ्लामेशन जो डेवलप्ड होती है वो पेस एंसेराइन बर्सा में डेवलप्ड होती है। अगला रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी और अर्थराइटिस। जो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, उनमें भी बर्सा होने के रिस्क होते हैं, स्पेशली पेस एंसेराइन बर्साइटिस। घुटने में अंदर की तरफ ये बर्सा प्रेजेंट होती है। तो ऐसी महिला या ऐसे पुरुष जिनका वेट बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ उनको अर्थराइटिस की कंडीशन भी है, यानी कि
उनकी बोन आपस में झड़ने लगी है, गैप खत्म होने लगा है दो जॉइंट के बीच में, तो ऐसे लोगों में, अर्थराइटिस के लोगों में बर्साइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी साथ में है, तो ऐसे में नी बर्साइटिस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। नी बर्साइटिस की कंडीशन को डेवलप्ड होने से कैसे रोका जाता है कि ये बार बार ना हो और दोबारा कभी रिपीट ना हो। तो इसके लिए सबसे पहला है कि नी पैड जो कैप आती है उसको पहन के काम करें। ऐसे लोग जो घुटनों के बल बैठ के काम करते हैं या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, काफी लंबे समय तक उनको घुटनों के बल बैठना रहता है, तो इनमें ज्यादा चांसेस हैं बर्साइटिस होने के। तो उनको कुशन पैड पहन के, प्रोटेक्टिव नीज पहन के ही काम करना चाहिए। इस तरीके से घुटनों के ऊपर अगर ये प्रोटेक्टेड नी कैप पहन लेंगे, ठीक है, ऐसे नी पैड्स पहनेंगे घुटनों के ऊपर, तो इसके होने के चांसेस हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो जो लोग घुटनों के बल बैठ के ज्यादा काम करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऐसे रेसलिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिसमें बार बार गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं घुटनों के बल, तो ऐसे लोगों को पैडिंग कुशन्स पहनना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए घुटनों को। और साथ ही साथ जो लंबे समय तक बैठे रहने का काम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको बीच बीच में रेस्ट पीरियड लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, ताकि वो घुटने को सीधा करके उसे रेस्ट का टाइम दे सके और बीच बीच में ब्रेक लेके स्ट्रेच कर सके लेग को और नी को रेस्ट करवा सके। स्ट्रेच करने से क्या होगा, मसल्स जो एक ही पोजीशन में है उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग आएगी, थोड़ा इलास्टिसिटी बढ़ेगी, जिस कारण से जो नी बर्साइटिस होने के चांसेस हैं वो कम होंगे। तो काम करते करते ब्रेक लेके हमारे नी को रेस्ट देना चाहिए और स्ट्रेच करना चाहिए लेग्स की मसल्स को। अवॉइड करना चाहिए एक्सेसिव स्क्वाटिंग। जो लोग इस तरीके से बार बार स्क्वाट्स करते हैं, इस तरीके से, ये देखिए, जो ऐसे स्क्वाट्स होते हैं इन्हें स्क्वाट्स करना कहते हैं। तो जो बहुत ज्यादा स्क्वाट्स करते हैं, रिपीटेड स्क्वाट्स करते हैं, ठीक है, नी पे बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, नी जॉइंट पे एक्स्ट्रा फोर्स के साथ बार बार स्क्वाट्स करते हैं, उनमें भी ये बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में स्क्वाटिंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए, हमेशा एक पीरियड के अंदर ही कम इंटेंसिटी की स्क्वाटिंग करना चाहिए। अनटिल अनलेस अगर आपकी पावर ना हो, ज्यादा स्क्वाटिंग आपको नहीं मारना चाहिए। साथ ही साथ हमें अच्छी बॉडी वेट, अच्छा हेल्थ मेंटेन करना चाहिए। इससे हमारा जो प्रेशर है नी जॉइंट का वो कम होगा। जब नी जॉइंट का प्रेशर कम होगा तो बर्साइटिस होने के चांसेस भी कम होंगे। इसलिए हमेशा हेल्दी वेट रखना चाहिए ताकि प्रेशर कम पड़े और नी बर्साइटिस के चांसेस भी कम हो। अब आता है इसका डायग्नोसिस, कि किस तरीके से पता करते हैं
कि नी बर्साइटिस हुआ है या नहीं। तो नी बर्साइटिस को पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन को देखते हुए हम आसानी से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला तो पेशेंट आके हमें कंप्लेन करेगा कि उसका काम क्या है, पेशेंट का काम पूछना है और उसके बारे में पूछना है, पर्सनल हिस्ट्री लेना है। तो इससे चीजें क्लियर होंगी कि अच्छा उसका काम घुटनों के बल ज्यादा देर बैठने का है, तो इससे क्लियर होगा कि उसको बर्साइटिस हो सकता है। साथ ही जब आप दोनों घुटनों को आपस में कंपेयर करेंगे, आपस में दोनों घुटने का कंपैरिजन होगा, तो एक साइड के घुटने में आपको सूजन दिखाई देगी, स्पेशली उस साइड के घुटने में जिस साइड में उसको दर्द बना रहता है। तो एक साइड के घुटने में उसे सूजन देखने को मिलेगी। जब आप उस पे हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा प्रेशर लगाएंगे उसकी नी पे, तो आपको गर्म महसूस होगा, सूजन महसूस होगी, जिस कारण से दर्द भी बना हुआ होगा। तो ठंडा गर्म अलग ही समझ में आएगा, एक घुटना नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा और एक घुटना बहुत ज्यादा तेज गर्म होगा और उसमें सूजन भी होगी। जब घुटने का इंस्पेक्शन किया जाएगा, घुटने की स्किन का जो टेंडर, जो जकड़न वाला एरिया होगा, कड़क एरिया होगा, तो वहां पे लालपन देखने को मिलेगा और बाकी के इन्फेक्शन के सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे। और जब आप उसको बोलेंगे कि आप मूव करें अपने पैर को, घुटनों को आप मुंह चलाने को कहेंगे, तो जो रेंज होगी, जो घुटने को सीधा रखने की, मोड़ने की जो रेंज होगी, वो कम होगी और हो सकता है उसको बैंड करने में उन्हें दर्द भी हो। तो इस तरीके से हम फिजिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री से भी पता कर सकते हैं बर्साइटिस का। अगला हम इमेजिंग टेस्ट से भी पता कर सकते हैं बर्साइटिस का। ये हमें पता करवाते हैं कि इंजरी जो हुई है वो किस लेवल की है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिमिलर है बर्साइटिस के या नहीं है। तो इमेजिंग टेस्ट में भी हम पता कर सकते हैं बर्साइटिस के बारे में। एक्सरे के थ्रू, एक्सरे में ये देखने को मिल जाएगा कि बोन में किस कारण से कहीं अर्थराइटिस तो नहीं है बोन में, जिस कारण से बर्साइटिस हो रहा है। एमआरआई से पता कर सकते हैं। एमआरआई में हम रेडियो वेव्स जो होती है वो निकलती हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, जिससे पूरा बॉडी का जो है स्ट्रक्चर है घुटने का वो बन के आ जाता है। तो इसमें हम सॉफ्ट टिश्यूज देख सकते हैं, यानी कि बर्सा एक सॉफ्ट टिश्यूज है। तो एमआरआई में बर्सा डैमेज है या नहीं है आसानी से देखने को मिलता है। अल्ट्रासाउंड से भी हम देख सकते हैं, साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करके एक रियल इमेज बनती है, तो उसकी मदद से भी हम देख सकते हैं कि अफेक्टेड बर्सा में सूजन है, कितना डैमेज है, किस तरीके का डैमेज है। ये कंडीशन हम इमेजिंग टेस्ट की मदद से देख सकते हैं। तो इमेजिंग टेस्ट में हम एक्सरे, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड की मदद से चीजों का पता
कर सकते हैं। इसके अलावा एस्पिरेशन की मदद से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप सस्पेक्ट हैं कि आपको बरसा है या गाउट का इन्फेक्शन है जिस कारण से बरसा हो रही है, तो इसमें एक सिरिंज में आपका बरसा का फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इसमें एक सुई की मदद से, निडल की मदद से अफेक्टेड एरिया में हम इंसर्ट करते हैं सिरिंज को और उससे जो फ्लूइड इकट्ठा है वहां पे स्वेलिंग के अंदर उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो उससे भी पता चल जाता है कि जो फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है वो किस तरीके का फ्लूइड है, किस इन्फेक्शन के कारण वो फ्लूइड भर रहा है उसमें। और एस्पिरेशन की मदद से हम ट्रीटमेंट भी करते हैं बरसा का। तो इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं बरसाइटिस को। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। तो हमारे बरसा का जो गोल होता है ट्रीटमेंट का, नी बरसाइटिस का जो गोल है ट्रीटमेंट का, उसका सबसे पहला गोल है कि जो इन्फ्लामेशन है उसे कम करना है। जिस कारण से घुटने में स्वेलिंग आ रही है या और अलग जो सिम्टम्स बने हैं, दिक्कतें बन रही हैं, उसे कम कैसे करें। तो सबसे पहला गोल है उसे कम करना। होम ट्रीटमेंट के लिए अगर माइल्ड से मॉडरेट रेंज की अगर बरसाइटिस हुई है तो इसके लिए होम ट्रीटमेंट बेस्ट है। आप घर पे भी रह के इसका इलाज कर सकते हैं। अगर क्रॉनिक और सीवियर केस की इंजरी हुई है, क्रॉनिक और सीवियर स्टेज का आपको बरसाइटिस हुआ है, तो इसके लिए मेडिकल कंडीशन, मेडिकल इंटरवेंशन ही लगेगा। सेप्टिक अर्थराइटिस जो होता है, सेप्टिक नी बरसाइटिस जो होता है, जिसमें इन्फेक्शन होता है, इसमें इमरजेंसी ही रिक्वायर होती है। इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी को इमरजेंसी के तौर पे ही चलाना जरूरी होता है। अब होम ट्रीटमेंट में क्या होता है बरसाइटिस के, हम इसके बारे में देखते हैं। तो होम ट्रीटमेंट जो है नी बरसाइटिस का, इसमें हम माइल्ड टू मॉडरेट जो केस होते हैं जिसमें नॉन इन्फेक्शन हो, असेप्टिक होते हैं जो, उनका ट्रीटमेंट होता है घर पे। जो श्योर नहीं है कि उन्हें बरसाइटिस है या सेप्टिक है, वो पहले एडवाइस करे फिजिशियन से या कंसल्टेंट से, उसके बाद ही होम प्रोटोकॉल, होम ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े। तो हम देखेंगे कि जो होम ट्रीटमेंट है हमारे नी बरसाइटिस का, उसमें किस किस तरीके की कंडीशंस और किस किस तरीके का ट्रीटमेंट इन्वॉल्व रहता है। तो होम ट्रीटमेंट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है रेस्ट। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिस कारण से आपका जो प्री पटेलर बरसा है या बरसाइटिस जो है वो बढ़ जाए, उसे अवॉइड करना है। जैसे कि घुटनों के बल बैठना, क्रॉलिंग करना, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। इन सब चीजों से आपका
दर्द बढ़ेगा तो आपको ये अवॉइड करना है, आपको रेस्ट करना है। कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करना है, कोल्ड कंप्रेशन को घुटना के ऊपर, जिससे आपकी जो स्वेलिंग है वो कम हो, और एलिवेट करना है, बाकी अदर सिम्टम्स भी कम हो। कोल्ड कंप्रेस को आप परचेस कर सकते हैं मार्केट से, फिर से घर में अप्लाई करना है। आपको 20 मिनट के लिए अप्लाई करना है, दिन में 2 से 3 बार। होममेड कंप्रेस होता है, यूज कर सकते हैं हम आइस को, उसको रैप कर सकते हैं टॉवल में, और उसके बाद स्किन पे लगा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोल्ड कंप्रेशन करें, जब भी आप आइसिंग करें, तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले स्किन के ऊपर टॉवल रखें, उसके बाद ही कोई आइस अप्लाई करें। तो कोल्ड कंप्रेशन करके आप सूजन कम कर सकते हैं घर पे। पर अगर माइल्ड से मॉडरेट रेंज की ही बर्साइटिस की इंजरी हुई हो तो फिर अगला आता है हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये आप डॉक्टर की कंसल्ट से ही ले। एनएस ड्रग्स जो होते हैं, ये एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन होती है, जैसे कि इबुप्रोफेन। इन सब से क्या होता है, घुटनों का दर्द कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है, और इन्फ्लामेशन भी कम हो जाता है। पर कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई भी मेडिकेशन आप लें। फिर आता है मेडिकल ट्रीटमेंट नी बर्साइटिस का। तो जब नीलिंग के टाइम पे नी में स्वेलिंग आ जाती है और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और घर पे इसका रिस्पॉन्ड जो है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, 2 से 3 वीक लग चुके हैं, पर सूजन बनी हुई है, दर्द बना हुआ है, तो ऐसे में फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की ही जरूरत पड़ती है। और ऐसे में जो सेप्टिक बर्साइटिस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर 2 से 3 वीक के अंदर ये चीजें कंट्रोल में ना आए होम प्रोटोकॉल में, तो फिर मेडिकल एडवाइस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका बर्सल एस्पिरेशन। बर्सल एस्पिरेशन में अब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो गया है उसको रिमूव करते हैं। जो पटेलर बर्सा है, जो बर्साइटिस का एरिया है, वहां पे जो बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है उसको रिमूव किया जाता है। निडल या सिरिंज की मदद से उसको वहां से रिमूव करते हैं। इस प्रोसीजर को हम बर्सल एस्पिरेशन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, घुटने पे जो सूजन के कारण प्रेशर पड़ रहा है, जो दबाव पड़ रहा है, उसको कम करते हैं। एस्पिरेशन जो होता है काफी इफेक्टिव भी होता है, और इससे सूजन भी कम हो जाती है, और काफी हेल्पफुल होता है ये। एस्पिरेशन में जो डायग्नोस्टिक टूल यूज होते हैं, फिजिशियन क्या करते हैं, एस्पिरेटेड बर्सा फ्लूइड को लैब में भेजते हैं टेस्ट के लिए। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे कि गाउट वगैरह की इन्फेक्शन होता है, ये सब कंडीशन तो नहीं है। तो बर्सल एस्पिरेशन डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है, और ट्रीटमेंट के लिए भी, सूजन कम करने के लिए, और उस फ्लूइड को सैंपल के तरीके से भेज के लैब में टेस्ट भी करते हैं। तो ये हमारा बर्सल एस्पिरेशन होता है। इस तरीके से सिरिंज से फ्लूइड कलेक्ट करके सूजन भी कम करते हैं, और साथ ही साथ डायग्नोसिस में भी काम आता है।
फिर इसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी। अगर सेप्टिक प्री पटेलर बर्साइटिस है तो ऐसे में एंटीबायोटिक थेरेपीज दी जाती हैं। ओरल एंटीबायोटिक्स जो कि काफी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है जब माइल्ड से मॉडरेट रेंज के सेप्टिक बर्साइटिस को ट्रीट किया जाता है, तो ओरल एंटीबायोटिक्स जो होते हैं काफी हेल्पफुल होते हैं। ऐसे लोग जिनमें सीवियर इन्फेक्शन दिखाई देता है और जिनका इम्यून सिस्टम भी कम होता है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। जो ओरली ले सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो घर पे बैठ के ओरल यानी कि टैबलेट वगैरह जो होती है उनको ले सकते हैं। बट अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, एडमिट कराना चाहिए और उसकी इंट्रावीनस यानी निडल के थ्रू, ड्रिप के थ्रू एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू करना चाहिए। तो सेप्टिक बर्साइटिस के लिए हमें एंटीबायोटिक्स भी मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। फिर अगला आता है बर्सेक्टोमी। बर्सेक्टोमी में अब हम क्या करते हैं, ये चैलेंजिंग केस होता है। ठीक है, क्रोनिक सेप्टिक बर्साइटिस का एक चैलेंजिंग केस होता है। इसमें सेप्टिक नी बर्साइटिस को हम सर्जरी में लेते हैं। इस सर्जरी में जो अफेक्टेड एरिया होता है बर्सा का, उसको रिमूव किया जाता है। तो इसमें सर्जरी की जाती है, अफेक्टेड जो बर्सा है उसको निकाल दिया जाता है। तो इस सर्जरी को हम बर्सेक्टोमी कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल बर्सेक्टोमी होता है जिसमें इंसिजन लगाते हैं स्किन के ऊपर और नी में रिमूव कर देते हैं हम प्री पटेलर बर्सा को, यानी कि जो भी बर्सा वहां पे इन्फेक्टेड है, जिस भी तरीके की बर्सा का इन्फेक्शन हुआ है, वहां पे छोटा सा कट लगाते हैं और वहां से उसको बर्सा को रिमूव कर देते हैं। इसमें हम एंडोस्कोपिक बर्सेक्टोमी भी करते हैं जिसमें बहुत छोटा इंसिजन लगता है। और इस अप्रोच के कारण जो इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं और हीलिंग प्रोसेस जो होती है और स्कारिंग यानी कि जो स्कार बन जाते हैं, उन सब के रिस्क भी कम हो जाते हैं। दोनों ही अप्रोचेस में इन हम ओटी पेशेंट में ही लेके करते हैं, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में ही किया जाता है। तो बर्सेक्टोमी में हम बर्सा को रिमूव कर देते हैं, जो अफेक्टेड बर्सा है हम उसको रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से देखिए बर्सा को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नी बर्साइटिस, जिसमें हमने इसके कारण, इसके लक्षण, रिस्क फैक्टर और इससे बचने के तरीके, इसका कैसे पता कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं घर पे और मेडिकल कंडीशन में, ये जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो। आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।